हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और यहाँ पे 90 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है। आइसोटोप्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ये अलग हो जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर जो इसका भार है, जो ऊपर लिखा जाता है, ये बदल रहा है सब में। और भार जो होता है, एटॉमिक भार जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है या मास जो होता है हमारा, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर होता है हमारा प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है किसका, तो ये एक इमल्शन होता है। इसके अलावा इसको कोलाइड विलयन भी कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही होगा, पर मैं आपसे कहूँगी कि इसको इमल्शन ही हमेशा टिक करिएगा, ज़्यादातर इसी को सही माना जाता है। तो यहाँ पे मिश्रण जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि बात की जाए कि अगर बहुत सूक्ष्म मिश्रण, मतलब उसमें जो एटम्स हैं वो बहुत छोटे पाए जाते हैं, कण जो है बहुत सूक्ष्म पाए जाते हैं, तो उसको कोलाइड कहा जाता है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे कि एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण जो होता है वो एरोसोल कहलाता है, ठीक है। और इमल्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा जो मिल्क है, इमल्शन है, ये क्या होता है, द्रव माध्यम में द्रव का ही मिश्रण पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है इमल्शन, ठीक है। उसके बाद आता है जेल। जेल क्या होता है, ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण जो है वो जेल कहलाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर कोलाइड से रिलेटेड आपको और भी कोई समस्या है तो उस पर हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको समझा देंगे कि कितने प्रकार के कोलॉइड होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिक खमीर, जिसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसका आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल होता है इसका आखिरी उत्पाद, ठीक है। फर्मेंटेशन के बाद जो मिलता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मोलासेस होते हैं या फिर गन्ने का जो लास्ट का जो पार्ट होता है, उससे जब शक्कर निकाल लिया जाता है तो जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च या एंजाइम्स के इन्वायरमेंट में, मतलब उसको उपस्थित रखते हैं और साथ ही उसका फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन से जो बनता है वो बनता है हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो शर्करा जो होता है, जो गन्ने से प्राप्त होता है, इसमें होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है हमारा, ये जाइमेज के साथ मिलकर बनाता है इथाइल अल्कोहल, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल में बदल रहे हैं जाइमेज की प्रेजेंस में, तो जाइमेज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन की बात कर रहा है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल याद रखिएगा, इथाइल बनता है, ना कि मिथाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इस तरह से ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है, तो कई बार यूरिया को इस तरह से दिया रहता है, कई बार फॉर्मूला के नाम पे पूछा रहता है। तो फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे CO बीच में, NH2 इधर और NH2 इधर, ये क्या होता है, हमारा यूरिया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूरिया हो जाएगा। तो यूरिया को इस तरह भी लिखा जाता है CONH2 होल ट्वाइस, या फिर इस तरह से CONH2 इधर, एक NH2 इधर, ठीक है। यूरिया में लगभग 45% या उससे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये अमाइड के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये एक शोधन अभिकर्ता होता है, ठीक है, शोधन अभिकर्ता।
याद रखिएगा, डिटर्जेंट अलग चीज़ होती है, साबुन अलग चीज़ होती है, और दोनों ही सफाई के कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो दोनों को ही शोधन अभिकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कई प्रकार के तेल दिए हुए हैं, कौन सा तेल साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है? तो वनस्पति तेल। ठीक है, तो तेल या फिर फैट जो होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसके बाद क्या होता है, हमारा जो ग्लिसरॉल है उसमें भी इसको परिवर्तित किया जाता है, और फिर सोप जो है, साबुन जो है, उसको बनाया जाता है। पीतल में कौन कौन से धातु होते हैं? तो इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक जो होता है वो पीतल होता है हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ठीक है, तो तीसरे यानी कि थर्ड और फोर्थ समूह के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक और एसिडिक यानी कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखते हैं, दोनों ही कैरेक्टर रखते हैं। बेसिक भी होता है और नेचर इनका, और एसिडिक भी होता है इनका नेचर, तो जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं इनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बेसिक और एसिडिक ना दे करके सिर्फ एम्फोटेरिक भी लिख सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों ही कण जो है वो रेडियो एक्टिव जो मटीरियल्स होते हैं उनसे निकलते हैं, और तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, 71% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है हमारा। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, अगर मास के हिसाब से देखें तो 78.09 पाया जाता है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। वायु है क्या? तो ये एक मिश्रण है, कई गैसों का मिक्सचर पाया जाता है, इसीलिए इसको एक मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो इतना है 98.09%, ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 20.95, तो 21%। आर्गन जो होता है वो 0.9% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है, याद रखिएगा इसको। और बाकी बचा हुआ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रीन पाया जाता है, एलिथ्रीन पाया जाता है, मच्छर भगाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो कठोरता क्या होती है? कोई जल जो होता है वो कठोर कब होता है? जब साबुन के साथ अगर उस जल का यूज़ किया जाए तो झाग नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए उस जल को क्या कहा जाता है? कठोर कहा जाता है। ये होता क्यों है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट के उसमें मौजूद होने की वजह से जल जो है वो कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हास्य गैस क्या है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है इसको। लाफिंग गैस क्या होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा नाइट्रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ एक लिस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो लिस्ट 2 है वो उसमें कुछ कारण दिए हुए हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश की वजह से होता है, यूवी रेज जिसको कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो डेसिबल में इसको नापा जाता है, ध्वनि को नापने का जो तरीका होता है उसको डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापन की बात करें तो इसके लिए कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ जाए तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। ओजोन छिद्र की बात की जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, त्वचा का कैंसर यूवी रेज, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन। अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़।
ठीक है। डार्विन जो है इन्होंने काफ़ी कुछ जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उस पर रिसर्च किया है, ठीक है। और इन्होंने साथ ही दिया था विकासवाद, जिसको डार्विनवाद भी कहा जाता है, और प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको पचाने के लिए कार्य करता है या फिर इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। तो डाइजेशन कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो हमारे अग्नाशय से निकलता है, यानी कि पेनक्रियास से निकलता है। ये एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन मतलब प्रोटीन होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पे पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल लिखा हुआ है यहाँ पे, साथ ही सल्फाडाइजीन, ये सभी क्या है एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हमारा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात की जाए तो इसका उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल में पाया जाता है, चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या होता है, तो ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, ठीक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं कीट पे या जर्म्स पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, पहले उसका सिंथेसिस किया जाता है, उसके बाद उसकी वृद्धि का विज्ञान जो है मतलब उस पर जो भी साइंस का रिसर्च करनी होती है वो किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कीट संवर्धन में क्या आता है, केचुए का जो हम लोग वृद्धि करते हैं वो भी आता है। तो केचुआ क्या करता है, अर्थवॉर्म की सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने में या बढ़ाने में मदद करता है, तो वो भी इसी की श्रेणी में आएगा, जिसको वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटरी, ठीक है, यानी अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैचिंग हैं, जैसे डीएनए की संरचना, तो जेनेटिक्स ये नहीं है। जेनेटिक्स में जब हम अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कौन से गुण हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं, वो जेनेटिक्स में कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो जो अनबॉर्न बेबी है उसका हो रखा है। तो यहाँ पे पराध्वनि तरंगे या फिर अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रावायलेट बहुत नुकसान करता है, यूवी रेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, अल्ट्रासाउंड तकनीक से जो गर्भ में भ्रूण होता है उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल है, सच्चा फल, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सच्चा फल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो होता क्या है कि पौधों में जो अंडाशय होता है, ओवरी होती है, यही जब मैच्योर हो जाती है तो वो फल में परिवर्तित हो जाती है। अगर ओवरी के अलावा भी कुछ और हिस्से जो होते हैं वो यदि फल बन जाते हैं तो वो सच्चा फल नहीं कहलाता है, असत्य फल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये सभी सच्चे फल हैं। वहीं अगर सेब की बात की जाए तो यह सच्चा फल नहीं है, ठीक है। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय, जिसको ओवरी कहा जाता है, इसके अलावा भी कुछ अन्य भाग शामिल हो जाते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। जैसे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो सेब हो गया हमारा, दूसरा होता है काजू, नेक्स्ट होता है नाशपाती, ठीक है। नेक्स्ट है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो अगर आप लोग लौंग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे पुष्प की कली जैसा जो कि सूख चुका है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे शुष्क पुष्प कली जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि ड्राई फ्लावर बड, ये होता है हमारा लौंग,
नेक्स्ट है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लौंग मतलब क्लोव्स। क्लोव्स किससे प्राप्त होता है, तो हमारा जो फ्लावर का बड होता है जब वो ड्राई हो जाता है तो वो लौंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है सिक्सिगियम एरोमेटिकम। ठीक है, कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रेयर होता है लेकिन पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा या एक बार पढ़ा होगा तो आप आसानी से मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो मिटर्सी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। ठीक है, तो अदरक का शेप आपने देखा होगा कुछ इस तरह से। अदरक जो होता है ये जड़ नहीं होता है, एक स्टेम होता है, तना होता है, रूट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो रूट क्यों नहीं कहा जाता है, इसको स्टेम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ठीक है, तो इसमें नोड और इंटर नोड मौजूद होते हैं, इसीलिए अदरक क्या है, हमारा तना है ना कि जड़। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ में भी नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं तो ये विशेषता किसकी है, तने की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप कली क्या है। ठीक है, पादप कली तो यह एक भ्रूणीय टहनी होती है। होता क्या है कि ऐसे ऐसे पौधे निकलते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा इसके बीच से एक छोटा सा ऐसे निकला हुआ है या यहाँ ऐसा निकला हुआ है, तो ये क्या है, इसी को हम लोग पादप कली कहते हैं। इंग्लिश में इसको एम्ब्रॉनिक शूट कहा जाता है, एम्ब्रॉनिक शूट। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नमक युक्त मिट्टी यानी कि सॉल्ट या सॉल्टी सॉइल, ये होते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG कहा जाता है, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा EEG अलग है और ECG अलग है। ठीक है, ECG जो है वो हृदय के लिए यूज़ किया जाता है, EEG की बात की जाए तो ये मस्तिष्क के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोलॉजी अगर आप नाम देखें तो इंसेफ्लो जो होता है, इंसेफ्लो वर्ड जो होता है ये भी हमारे ब्रेन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधि को मापने का यंत्र जो है उसका नाम EEG है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला एक विकिरण है। ठीक है, तो कभी भी मांसपेशियों में दर्द होता है तो उसको उपचार के लिए इंफ्रारेड वेव्स जो हैं उसको पास किया जाता है, तो इंफ्रारेड सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ठीक है, तो जो भी जीव होते हैं उसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है जिसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। ये किस कारण से पाई जाती है, तो उत्परिवर्तन के कारण पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है म्यूटेशन, म्यूटेशन। इसीलिए जेनेटिक में जीन्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है म्यूटेशन के कारण। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। तो मेंडल का जो मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है वो किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, लैंगिक जनन पे बेस्ड होता है मेंडल का जो हेरिडिटी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट DNA की खोज किसने की है, तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग DNA की खोज के लिए मानते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम BPSC की बात करें तो उसने इन दोनों को ही नहीं माना है, तो उसने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। DNA की खोज जो है वो उपयुक्त में से किसी ने नहीं की है, बल्कि यहाँ पे DNA की जो खोज है वो सर्वप्रथम एक स्विस रसायन शास्त्री था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो DNA का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा उसको ढूंढा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है। ठीक है, तो जब भी आनुवांशिक लक्षण शब्द आए तो वहाँ पे DNA हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जीन्स या DNA जो है वो आंसर सही हो जाता है हमारा।
नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किसके रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, तो यकृत, लिवर या फिर हमारे जो मांसपेशियां हैं, इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो लगभग 70% जो है वो पानी है। हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, इसलिए हमारे शरीर को हाइड्रेट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, पानी हमेशा ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के होता है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी आपका हाथ जो है वो कट जाता है या कुछ भी बॉडी का पार्ट जो है वो कट जाता है, तो कुछ समय बाद खून जो है वो रुक जाता है, वहाँ पे गाढ़ा हो जाता है, थक्का जम जाता है। ठीक है, ये किस कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी पाई जाती है तो उसका खून जो है वो लगातार बहता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए विटामिन के को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक या फिर एंटी हेमोरेजिक। ठीक है, इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी जो है वो जिसको समझ नहीं आ रही उसके लिए मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एंटी कोगुलेंट टॉक्सिन के लिए एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एंटी कोगुलेंट जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके लिए एंटीडोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, तो इसको एंटीडोट के रूप में यानी कि प्रतिकारक के रूप में भी यूज़ किया जाता है विटामिन के को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D2 है। कैल्सीफेरॉल की टैबलेट्स आपने देखी होगी, तो D2 D3 ये सब जो होते हैं कैल्सीफेरॉल से रिलेटेड होते हैं। अगर इसके साथ अर्गो लग जाता है या अर्गी लग जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? D2 हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है वो होता है हमारा विटामिन D2। ठीक है, D3 जो होता है वो होता है कॉली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो दोनों में ही कैल्सीफेरॉल आ रहा है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D से रिलेटेड है। ठीक है, इसके दो प्रकार यहाँ दिए हुए हैं, D2, तो D2 हो जाएगा अर्गो और D3 हो जाएगा कॉली। ठीक है, कॉली कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ये होता है यकृत में, हमारे लीवर में विटामिन ए जो होता है उसको स्टोर किया जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका वो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। ठीक है, जिसका संचय जो होता है वो विटामिन ए के रूप में लिवर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं और किस विटामिन की कमी से होता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेटिनॉल, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो रेटिनॉल, ज़ीरोफ्थैल्मिया सही है। टोकोफेरॉल जो है वो बेरी गलत है। यहाँ पे टोकोफेरॉल की कमी से बेरी नहीं होता है। साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता सही है। अर्गो कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में टोकोफेरॉल जो है उससे बेरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टोकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई की कमी से बेरी नहीं होता है, बल्कि अगर हम कहें तो हमारे विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का नाम जो है वो है थायमीन। थायमीन जो है इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन ए की कमी से होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया और विटामिन B12 की कमी से होता है रक्त अल्पता। ठीक है, एनीमिया होता है। और साथ ही विटामिन डी जो कि हमने दो टाइप के पढ़े, एक कैल्सीफेरॉल, एक अर्गो कैल्सीफेरॉल, इन दोनों की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए गए हैं और किस में पाया जाता है ये दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन B1 जो है संतरे में पाया जाता है। ठीक है, तो हाँ ये सही है, B1 जो है संतरे में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन C।
विटामिन डी जो है वो कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, ठीक है, लिवर कॉड ऑयल जिसको कहा जाता है, तो विटामिन डी के लिए तो सही है। विटामिन ई जो है वो गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, ये भी सही है हमारा। विटामिन के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा होता है, इसमें पाया जाता है, तो ये भी सही है। अभी होना चाहिए इसका आंसर ए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई माना है, यानी कि B1 संतरे में भी पाया जाता है, ऐसा आयोग का मानना है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश, कॉड यकृत ऑयल में विटामिन डी होता है, गेहूं अंकुर तेल यानी कि व्हीट जर्म ऑयल में ई पाया जाता है, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है विटामिन के लिए है, और संतरा जो है विटामिन सी के लिए है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में B1 भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है, ठीक है, तो B12 कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है, B12, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कोबाल्ट जो होता है जिसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, B12 को, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ये हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसमें गड़बड़ आ जाती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ये मांस में, मछली में, यकृत में, दूध में, पनीर में, इन सभी में, यहाँ तक कि हमारे जो आंत के विषाणु होते हैं वो इसका संश्लेषण करते हैं, तो इसलिए कोबालामिन जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो हमारे शरीर में ओवरऑल 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है, ठीक है। एक अडल्ट हेल्दी व्यक्ति में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट है आधान, जिसको ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। इसमें रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में एक समान होना चाहिए, बल्कि उसका जो RH फैक्टर है ये भी संगत होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको उसी प्रकार का ब्लड दिया जाता है जिसका उसका ओरिजिनल ब्लड होता है, साथ ही उसमें RH फैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, RH फैक्टर की जो खोज है वो लेंस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में किया था, इसीलिए इसका नाम है RH फैक्टर जो होता है वो रीसस बंदर के नाम पे इसका पड़ा है, किसके द्वारा, लेंस्टीनर और वीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो BP ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है किसके द्वारा, स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा डॉक्टर्स जो होते हैं वो BP की एक मशीन लेके बैठते हैं, तो पहले तो एक टिन के डब्बे टाइप में आती थी और अभी तो मॉडर्न चाइनीज़ आ रही है, तो यहाँ पे BP मेजर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, ठीक है, 120/80, जिसमें जो ये 120 है इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो 80 है जो हमारा नीचे वाला प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंग्लिश में नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो अगर आपको हिंदी पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही उसकी इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इंग्लिश पे पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1200 सीसी होता है, लगभग 1200 सीसी जो है वो हमारे शरीर से, स्पेशली किडनी से निकलता है। प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह जो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो 1200 सीसी होता है, 1200 सीसी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, तो हमारे पेनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो अभी मैंने आपको बताया इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। क्या नियंत्रित करता है, तो हमारे बॉडी का ब्लड शुगर नियंत्रित करता है, ठीक है, ब्लड शुगर नियंत्रित करता है, साथ ही डाइजेशन के लिए क्या जो भी एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं उनको भी नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो भी मैमल्स होते हैं
उनमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए भी, और साथ ही वो सभी जो जीव हैं जो कि दूध देते हैं, जैसे कि गाय की बात की जाए तो गाय को भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे ज़्यादा मात्रा में दूध दे सके वो। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। लैक्टेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, लैक्टेशन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन से आयोडीन मिलता है? ठीक है, या फिर हार्मोन में आयोडीन मिला होता है, तो कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, इसमें आयोडीन मिला होता है। इसके साथ ही आयोडीन की कमी से घेंघा होता है जिसको गोइटर रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है पीयूष, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये कहाँ स्थित होता है? ये होता है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण को जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, और बदले में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ये प्रक्रिया जो होती है ये दिन में होती है, रात में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए। 6CO2 जो है 12 H2O से मिलता है, और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, यानी प्रकाश में होता है। क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, साथ में पानी बनता है, और साथ ही ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ATP में बदलता है, ये क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। ठीक है, ATP क्या होता है? तो जो खाना होता है, जो हमारा फूड होता है प्लांट्स का, वो होता है ATP के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो किसी भी जो हमारा जो सेल होता है उसकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस। नेक्स्ट है भ्रूण जो है वो किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है, सीड से ही नया पौधा बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? ठीक है, तो औषधि के रूप में क्विनीन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सल्फा गुआनिडीन जो है, ये ऑप्शन जो है ये भी एक प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही क्लोरैम्फिनिकॉल जो है ये भी एक प्रतिजैविक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर E हमारे, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी और ये भी, ये दोनों ही एंटीबैक्टीरियल औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड और कॉलेरा किसके उदाहरण हैं? ठीक है, ये दोनों ही वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि जलजन्य रोग के कैटेगरी में आते हैं टाइफाइड और कॉलेरा। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं। ठीक है, टाइफाइड की बात की जाए तो साल्मोनेला टाइफी जो है इस नामक विषाणु के द्वारा होता है। कॉलेरा की बात की जाए तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरियल रोग हैं दोनों ही। ठीक है, और अगर हम लोग पीने के पानी के क्या उचित उपचार करें तो इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? ठीक है, तो जो उसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसमें अफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित होता है, अफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स ब्लड में पाया जाता है हमारे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो शरीर में कहाँ इसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो है लिवर हमारा, या फिर
अस्थि मज्जा, तिल्ली जिसको स्प्लीन कहा जाता है, अग्नाशय जो होता है हमारा पेनक्रियाज होता है। तो यहाँ पे हमारे स्प्लीन में, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, इन दोनों ही जगह पे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। अगर हम लोग आरबीसी की बात करें तो वो हमारे लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो स्प्लीन और बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, कैंसर से। तो कर्क रोग जो है ये आंसर सही हो जाएगा, कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहा जाता है, इसकी रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो स्थानिक कौन सा है? तो एक हम लोग एक आइसोटोप यूज़ करते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के इलाज में, इसका नाम है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। इसके अलावा फॉस्फोरस 32 भी यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32। तो आप ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा C60 कैंसर के लिए, साथ ही P32 ये भी कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है तीव्रता या प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और तथा इसका उपचार भी करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आयनीय विकिरण। ये क्या करता है? कर्क रोग उत्पन्न भी करता है, साथ ही उसका उपचार भी करता है, ठीक है। रेडिएशंस, आयनिक रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो सहज सिस्टम को इन्हांस कौन सा करता है? तो यहाँ पे करता है ऑटोट्रॉपिक एक्शन ऑफ सिस्टम, यानी कि प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, स्वपोषी क्रिया जो है ये सहज प्रणाली का परिवर्धन करता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है, थर्मल कंट्रोल या फिर टेम्परेचर, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का जो तापमान है या तापक्रम है इसको नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो फिर से वही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के ब्लेंडिंग से, साथ ही जीन के मिश्रण से, जिसको शफलिंग कहा जाता है। ब्लेंडिंग, शफलिंग और क्रोमोसोम के बदलाव से। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ठीक है, तो किसने विट्रो में बनाया था डीएनए को? इंग्लिश में विट्रो कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर्थर कोर्नबर्ग, आर्थर कोर्नबर्ग जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसन एक बीमारी होती है, ठीक है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क से कंट्रोल जो होता है बॉडी का वो नहीं हो पाता, बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे कि कभी कभी किसी का हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा कांपता है लिखते समय, या फिर चलते समय जो पैर होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसको पार्किंसन की बीमारी कहते हैं। ये आर्विड कार्लसन को इसके लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। आर्विड कार्लसन नाम है इनका, ठीक है। तो जब हमारे मस्तिष्क का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सही से कार्य नहीं करता है तो पार्किंसन रोग होता है, जिसके कारण शरीर में एक ट्रिमर होता है, कपकपी सी रहती है, अकड़न हो जाती है, ठीक है, रिजिडिटी आ जाती है, अक्षमता आ जाती है, ठीक है। काम जो होता है वो बहुत धीरे धीरे हम लोग कर पाते हैं। ये सभी कारण जो है ये होता है हमारे पार्किंसन डिजीज़ के कारण। नेक्स्ट कौन सा दिन जो है वो डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे, ये तो सबको पता होगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन डायबिटीज़ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कार्य करने में समर्थ है, ये कौन सा होता है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा।
ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास डेवलपमेंट भी कर सकता है, साथ ही प्रजनन रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ठीक है, तो वायरस जिसको विषाणु कहा जाता है, इसकी कोशिका जो होती है इसमें कोई भी एंजाइम जो है होता है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोग एक गैस वर्क नहीं कर सकते हैं, खुद से सोच समझ के नहीं आंसर कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को याद करना या समझना ही ज़रूरी होता है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से आप याद किया करिए, इसको समझने की कोशिश किया करिए, और एक बार में याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो पॉज करके या वीडियो दूसरी बार देख के या कहीं शॉर्ट नोट्स बना के ज़रूर से लिखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, विषाणु या फिर वायरस। नेक्स्ट है, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत में के लिए कार्यक्रम जिसका नाम है आवाहन, किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ठीक है, तो आवाहन जो है ये एक कार्यक्रम है जो कि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चलता है। इसमें HIV या फिर एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्य करता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आवाहन की शुरुआत 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट है वो सबसे पहले किया गया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया था। ये यहाँ के सर्जन थे, काफ़ी प्रसिद्ध सर्जन हुआ करते थे। इनके द्वारा सर्वप्रथम मानव हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट है, जीवाणु को खोज किसने की थी? तो ये लीवेनहूक के द्वारा किया गया था। लीवेनहूक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, विषाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। पूरा नाम देखा जाए तो एंटोनी वैन लीवेनहूक इनका नाम है। तो इन्होंने 1676 में बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट जो होते हैं इन आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह कौन सा पदार्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे उपयोगी पदार्थ में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल जो अवशिष्ट होते हैं इनको उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या होता है? तो ये एक वायु प्रदूषक होता है। ठीक है, जो हमारे बहुत माइक्रो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ये एज अ एयर पोल्यूटेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, PM 2.5 देखा होगा आपने। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रदूषक होता है जो हमारे सांस की नली में हमारे नाक के माध्यम से चला जाता है। ठीक है, सांस लेते हैं जब हम लोग, नाक और मुंह से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बाद हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलेट मैटर। क्या है? ये एक प्रकार का वायु में जो उपस्थित प्रदूषक है वो होता है। नेक्स्ट है, वास्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम यहाँ पे फूड को ट्रांसफ़र करता है और जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो पानी को ऊपर ले जाने का कार्य जो है वास्कुलर टिश्यूज़ जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 36.9 होता है। 36.9, जिसको हम लोग आमतौर पर 37 डिग्री कहते हैं, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है सेल्सियस में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में लगभग होता है 98.4 या फिर 6 कहीं कहीं लिखा रहता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लगभग 98.5 फ़ारेनहाइट जो होता है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, किसी को भी रक्त दे सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको ये रक्त दे सकते हैं। ये होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। वहीं बात की जाए सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी रक्त को एक्सेप्ट कर सकता है, ए हुआ, बी हुआ, ओ हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा AB जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। वहीं ओ जो है वो हमारा
यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, हड्डियों की पढ़ाई यानी कि बोन्स से संबंधित होता है तो ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियो शब्द जो है ये हमारे बोन्स से संबंधित है, ठीक है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोलॉजी, ये ऑस्टियो शब्द जो है ये हड्डियों से संबंधित है, ठीक है। अगर और भी नाम देखा जाए तो ओरोलॉजी जो है ये पर्वतों के अध्ययन से संबंधित है। सेरोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन से, सीरम से संबंधित है, सेरोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी की बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है केशिरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो हैं वो निकलती हैं? तो 31 जोड़ी, 31 पेयर्स जो होती हैं, इतनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो हैं वो कशेरुक रज्जु से निकलती है। कशेरुक रज्जु यहाँ पे क्या होता है? हमारा वर्टिब्रल कॉर्ड होता है, ठीक है। इससे कितनी जोड़ी नर्व्स निकलती हैं? तो हो जाएगा हमारा 31 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो टोटल दांत जो होते हैं वो होते हैं 32, जिसमें से 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि एक बार दूध के दांत होते हैं जो कि टूट जाते हैं, फिर बाद में 20 दांत जो होते हैं वो विकसित होते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार पैदा होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो हो जाएगा हमारा 28। टोटल अगर एडल्ट की बात की जाए तो लगभग 206 अस्थियां होती हैं, 206 बोन्स होते हैं, जिसमें जो हमारा कपाल है उसमें 8 अस्थियां पाई जाती हैं, मुख में 14 पाई जाती हैं, कंठिता यानी कि गले में 1 पाया जाता है और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है? तो ठोस होती है, ठीक है। पैर जो होता है वो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, तो इसमें ठोस हड्डी जो होती है वो होती है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 206 होती है, 206, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा हमारा। तो 20 वर्ष का व्यक्ति जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? हमारा अडल्ट की श्रेणी में आता है, तो अडल्ट में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवशेषी या फिर वेस्टिजियल का अर्थ होता है कि वह अंग जो हमारे शरीर में अभी क्रियाशील नहीं है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उनके शरीर में ये यूज़फुल हुआ करता था, बट हमारे शरीर में यूज़फुल नहीं है, एक अवशेषी कैटेगरी में आ गया है, तो इसको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो निक्टिक टैकिंग जो मेम्ब्रेन होती है ये एक अवशेषी अंग होती है। इसके अलावा जो हमारा ऑरिकुलर मसल्स होते हैं, पिन्ना कान में पाया जाता है, ये भी हमारे एक प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके साथ ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होते हैं वो भी हमारा क्या होता है? एक वेस्टिजियल अंग है। तो ये तीनों ही हमारे वेस्टिजियल अवशेषी अंग हैं। वहीं अगर बात की जाए कि हमारे जो सामने के चपटे दांत होते हैं जिसको इंसीजर्स कहा जाता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसका तो इस्तेमाल किया जाता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा एक अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं केमिस्ट्री के, साथ ही 75 क्वेश्चंस हमने बायोलॉजी के किए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है जिसके बारे में आपको और जानना है, तो हम शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता सकते हैं। जैसे कि अगर विटामिन्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए कि कौन से विटामिन हैं, किस नाम से पाए जाते हैं, और साथ ही इससे जनित रोग कौन से होते हैं इस विटामिन की कमी से, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं, लेक्चर को और बेहतर देखना चाहते हैं, तो भी आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा हमें। लेक्चर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, या तो आप विटामिन्स के बारे में बताइए अगर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से चाहिए, और साथ ही जो हम लोगों ने पढ़ा था ये फिर जो हमारा कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है,
जिसमें मैंने आपको बताया ना कि आपका इमल्शन क्या होता है, साथ ही सोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, ये सब जो है अगर आपको जानना है, इस पे क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ये भी अगर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। इससे पहले आपके बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये घटना चक्र को कवर कर रही है। इसके बाद आएगा विविध का पोर्शन। तो विविध में हम लोग जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं BPSC में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, फिज़िक्स कंप्लीट हो चुका है, साथ ही आपके और भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज़रूर से देखिएगा एक बार लेक्चर, और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।